1970 के दशक के तेल संकट के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। तेल की कीमतों में हर रोज यानी कि हर दिन करीब $10 की बढ़ोतरी हो रही, जिससे भारत की आयात लगातार और आयात की जो लागत है वो 15 से $20 बिलियन तक बढ़ सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इसीलिए ना कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाई संकट आ सकता है, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान इजराइल जो है ये क्या करेंगे कोई समझ में आ रहा है, किसी को कोई नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यूएई का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। दुनिया के कुल तेल भंडारों का लगभग 6 से 7% हिस्सा यूएई के पास है और यूएई को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश ये बना देता है उसे। यूएई के साथ हुए एक और समझौते के तहत एलएनजी की सप्लाई 2028 तक होनी है और इस दौर में पीएम मोदी एलएनजी की सप्लाई जल्दी करने को वो कह सकते हैं। दरअसल भारत अपने तेल का 85% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि तेल की आपूर्ति मिलती रहे और इसके लिए वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा सके। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की भी संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ईरान और ट्रंप में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसे में भारत अब अपने एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रहा है जो भारत के लिए एनर्जी ब्रिज का काम करेंगे। एक तरफ पीएम मोदी यूएई से डील करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओमान भारत डीप वाटर पाइपलाइन, भारत श्रीलंका तेल लिंक और टीएपीआई पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी चर्चा शुरू हो गई। भारत और ओमान के बीच OIDMPP प्रोजेक्ट के तहत समंदर के नीचे पाइपलाइन बिछाई जानी है। यह पाइपलाइन ओमान के रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा 1990 के दशक की शुरुआत में ही हो गई, लेकिन फिलहाल काम रुका हुआ है। 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का कुछ हिस्सा 3500 मीटर तक गहराई में होगा और इस प्रोजेक्ट की जो तकनीक से जुड़ी सुविधाओं पर स्टडी कई साल पहले पूरी हो चुकी है। इस पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए आने वाली एलएनजी की तुलना में कम लागत पर गैस की आपूर्ति की जा सकती है और इस परियोजना की लागत करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और यह 2 दशकों तक बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति कर सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है भारत श्रीलंका सीमा पार तेल पाइपलाइन, जिस पर बातचीत जारी है। इस प्रोजेक्ट में भारत और श्रीलंका के साथ यूएई भी शामिल है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के ट्रिकोमाली टैंक फार्म से जोड़ेगी, जिससे ईंधन की सप्लाई के लिए छोटा और सुरक्षित रास्ता बनेगा और कीमत भी कम होगी। एक और प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी कि टीएपीआई। इसका मकसद है तुर्कमेनिस्तान से हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर तक प्राकृतिक गैस दक्षिण एशिया तक पहुंचाना। प्रोजेक्ट का तुर्कमेनिस्तान वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है और अफगानिस्तान में काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से गुजरने वाले हिस्से में कोई काम नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की है लोगों से। पीएम मोदी की इस अपील का ऐसा असर दिखाई दे रहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सोने और डॉलर का अहम रोल कैसे होता है, यह आप समझ सकते हैं। सोना सिर्फ निवेश या फिर ज्वेलरी के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे को भी प्रभावित करता है। और यही वजह कि सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। आप देखिए कि भारत अपनी सोने की खपत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इसलिए सोने के अधिक आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को आयात शुल्क में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन आप यह भी देखिए कि केंद्र सरकार ने पहली बार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई। इससे पहले भी कई मौकों पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, रुपए को मजबूत करने के लिए सोने की खरीदारी पर लगाम लगाई गई है और इसके लिए सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। आजादी के बाद डॉलर बचाने के लिए सरकार ने 1962 और 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था। 1990 के आर्थिक संकट के समय जब कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था भारत के पास, तब सरकार ने 1990 में इस कानून को खत्म करके आयात शुल्क की व्यवस्था शुरू की थी। उस समय 250 रुपए प्रति 10 ग्राम आयात शुल्क लगाया गया था और 2012 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया। इसके बाद जनवरी 2013 में सोने पर आयात शुल्क 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। फिर जून 2013 में इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया था।
महज 2 महीने बाद डॉलर बचाने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाया गया था, 10% कर दिया गया था इसे। साथ ही 80 से 20 नियम लागू किए गए, जिसमें आयात किए गए सोने का 20% हिस्सा निर्यात करना अनिवार्य था। फिर लंबे समय तक 10% पर रहने के बाद जुलाई 2019 के बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। 2021 के बजट में इसे घटाकर 10.75% किया गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुपए की गिरावट को देखते हुए फिर से बदलाव किया गया। इसमें सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था, लेकिन जुलाई 2024 में तस्करी रोकने और ज्वेलरी उद्योग को राहत देने के लिए शुल्क घटाया गया। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया, जिससे देश में सोने की कीमतें घट गई और लोग जमकर खरीदारी करने लगे। 1970 के दशक के तेल संकट के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। तेल की कीमतों में हर रोज यानी कि हर दिन करीब $10 की बढ़ोतरी हो रही, जिससे भारत की आयात लगातार और आयात की जो लागत है वो 15 से 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इसीलिए ना कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाई संकट आ सकता है, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान इजराइल जो है ये क्या करेंगे कोई समझ में आ रहा है किसी को? कोई नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यूएई का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। दुनिया के कुल तेल भंडारों का लगभग 6 से 7% हिस्सा यूएई के पास है और यूएई को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश ये बना देता है उसे। यूएई के साथ हुए एक और समझौते के तहत एलएनजी की सप्लाई 2028 तक होनी है और इस दौर में पीएम मोदी एलएनजी की सप्लाई जल्दी करने को वो कह सकते हैं। दरअसल भारत अपने तेल का 85% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि तेल की आपूर्ति मिलती रहे और इसके लिए वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा सके। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की भी संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ईरान और ट्रंप में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसे में भारत अब अपने एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रहा है जो भारत के लिए एनर्जी ब्रिज का काम करेंगे। एक तरफ पीएम मोदी यूएई से डील करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओमान भारत डीप वाटर पाइपलाइन, भारत श्रीलंका तेल लिंक और टीएपीआई पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी चर्चा शुरू हो गई। भारत और ओमान के बीच OIDMPP प्रोजेक्ट के तहत समंदर के नीचे पाइपलाइन बिछाई जानी है। यह पाइपलाइन ओमान के रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा 1990 के दशक की शुरुआत में ही हो गई थी, लेकिन फिलहाल काम रुका हुआ है। 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का कुछ हिस्सा 3500 मीटर तक गहराई में होगा और इस प्रोजेक्ट की जो तकनीक से जुड़ी सुविधाओं पर स्टडी कई साल पहले पूरी हो चुकी है। इस पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए आने वाली एलएनजी की तुलना में कम लागत पर गैस की आपूर्ति की जा सकती है और इस परियोजना की लागत करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और यह 2 दशकों तक बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति कर सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है भारत श्रीलंका सीमा पार तेल पाइपलाइन, जिस पर बातचीत जारी है। इस प्रोजेक्ट में भारत और श्रीलंका के साथ यूएई भी शामिल है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के ट्रिकोमाली टैंक फार्म से जोड़ेगी, जिससे ईंधन की सप्लाई के लिए छोटा और सुरक्षित रास्ता बनेगा और कीमत भी कम होगी। एक और प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी कि टीएपीआई। इसका मकसद है तुर्कमेनिस्तान से हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर तक प्राकृतिक गैस दक्षिण एशिया तक पहुंचाना। प्रोजेक्ट का तुर्कमेनिस्तान वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है और अफगानिस्तान में काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से गुजरने वाले हिस्से में कोई काम नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की है लोगों से। पीएम मोदी की इस अपील का ऐसा असर दिखाई दे रहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सोने और डॉलर का अहम रोल कैसे होता है यह आप समझ सकते हैं। सोना सिर्फ निवेश या फिर ज्वेलरी के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे को भी प्रभावित करता है। और यही वजह कि सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। आप देखिए कि भारत अपनी सोने की खपत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इसलिए सोने के अधिक आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को आयात शुल्क में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन आप यह भी देखिए
कि केंद्र सरकार ने पहली बार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई। इससे पहले भी कई मौकों पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, रुपए को मजबूत करने के लिए सोने की खरीदारी पर लगाम लगाई गई है और इसके लिए सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। आजादी के बाद डॉलर बचाने के लिए सरकार ने 1962 और 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था। 1990 के आर्थिक संकट के समय जब कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था भारत के पास, तब सरकार ने 1990 में इस कानून को खत्म करके आयात शुल्क की व्यवस्था शुरू की थी। उस समय 250 रुपए प्रति 10 ग्राम आयात शुल्क लगाया गया था और 2012 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया। इसके बाद जनवरी 2013 में सोने पर आयात शुल्क 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। फिर जून 2013 में इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया था। महज 2 महीने बाद डॉलर बचाने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाया गया था, 10% कर दिया गया था इसे। साथ ही 80 से 20 नियम लागू किए गए, जिसमें आयात किए गए सोने का 20% हिस्सा निर्यात करना अनिवार्य था। फिर लंबे समय तक 10% पर रहने के बाद जुलाई 2019 के बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। 2021 के बजट में इसे घटाकर 10.75% किया गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुपए की गिरावट को देखते हुए फिर से बदलाव किया गया। इसमें सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था, लेकिन जुलाई 2024 में तस्करी रोकने और ज्वेलरी उद्योग को राहत देने के लिए शुल्क घटाया गया। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया, जिससे देश में सोने की कीमतें घट गई और लोग जमकर खरीदारी करने लगे।